हेलो, वेलकम टू माय चैनल सिविल बेसिक्स 21। आज का टॉपिक ले रहा हूँ सेटिंग आउट ए सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सर्वे का ये कर्व जो चैप्टर है उसका ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको थोड़ा समझने के लिए हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इसको ध्यान से समझें। तो सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व का पहले मतलब समझें कि ये आखिर इसका अर्थ क्या है। दो स्ट्रेट मार्ग जो हैं, सीधी सड़कें, उनको आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में एक वक्र जोड़ा जाता है, सर्कुलर कर्व जोड़ा जाता है। उस सर्कुलर कर्व को जमीन पर स्थापित करने की क्रिया ही हमारा सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व कहलाता है। हम ऑन पेपर तो गणना कर लेते हैं कि यहाँ पर इतनी रेडियस का कर्व लगाया जाएगा। कर्व की फर्स्ट कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड की संख्या और लास्ट कॉर्ड, ये सब हम गणना करके निकाल लेते हैं पहले से ही। और जब गणना कर चुके हैं उसके बाद हम फील्ड पर जो कर्व है, सिंपल सर्कुलर कर्व है, उसकी सेंट्रल लाइन पर जो है उसकी खूंटियाँ के जो जहाँ पर लगाई जाएंगी उन पैक्स के बिंदुओं को स्थापित करना इन द फील्ड, यही हमारा सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व कहलाता है। तो इस कार्य उसके बाद ही सड़क का, जब सड़क की सेंट्रल लाइन लग जाती है तब उसके बाद सड़क के निर्माण का कार्य उसी सेंट्रल लाइन के दोनों तरफ जो निर्धारित चौड़ाई है उसकी सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके जो मेथड हैं सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व के, वो दो प्रकार के मेथड हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है लीनियर मेथड और दूसरा है एंगुलर मेथड। तो लीनियर मेथड और एंगुलर मेथड में सबसे पहले हम लीनियर मेथड्स ले रहे हैं। तो लीनियर मेथड भी चार प्रकार के हैं, इनको भी चार भागों में बांटा गया है। तो जिसमें से पहला है बाई ऑफसेट और ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, यानी दीर्घ जीवा से। ये जो दीर्घ जीवा होती है T1 T2 वक्र में, यहाँ से वक्र तक, वक्र के बिंदु तक ऑफसेट डाल करके ये ऑफसेट कहलाएंगे, या इनको हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेट जो है हम ज्ञात कर लें कि यहाँ से इतनी दूरी पर इतना ऑर्डिनेट है, इतनी दूरी पर इतना ऑर्डिनेट है। हम मिडिल पॉइंट से इसके x दूरी पर जो ऑर्डिनेट डाले जाते हैं उनकी लंबाइयों की गणना न्यूमेरिकली करते हैं। इसमें x के भिन्न भिन्न मान रखते हुए हम ऑर्डिनेट की वैल्यूज ज्ञात कर लेते हैं। फिर x की उतनी दूरी पर एक लंब खींच करके उस पर एक बिंदु लगा लेते हैं और वो बिंदु जो है हमारा वक्र का एक बिंदु हो जाता है। तो इस तरह से वक्र पर हमको कई बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनको एक स्मूथ लाइन के द्वारा इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला करके हम वक्र की सेंट्रल लाइन को निर्धारित कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट है इस मेथड का। इसमें दीर्घ जीवा से, ये जो हमारी दीर्घ जीवा है, लॉन्ग कॉर्ड है, यहाँ से ऑफसेट डाले जाते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट। इन्हीं की गणना हमको करनी है। तो कैसे करते हैं? इसमें हमको रेडियस और मिड ऑर्डिनेट जो है, रेडियस दिया रहता है कर्व का, और मिड ऑर्डिनेट जो है ये हम इसको गणना भी कर सकते हैं और ये दिया भी हो सकता है। और OX इज ए ऑर्डिनेट एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम D। इसमें एक्चुअली स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं कर्व की? ये जो हमारा लॉन्ग कॉर्ड है, लॉन्ग कॉर्ड का मिडिल पॉइंट D होता है। तो हम D से स्टार्ट करते हैं। हम जनरली ये एज्यूम कर लेते हैं कि D से x दूरी पर जो ऑर्डिनेट खींचा जाएगा उस ऑर्डिनेट की लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई हम OX मान लेते हैं और ये हमारी D से x दूरी पर है, ये ऑर्डिनेट बना हुआ है। तो ये एज्यूम करके हम आगे देखते हैं बाई ट्रेंगल T1 D O, T1 D और O, यानी हम इस ट्रेंगल को कंसीडर करते हैं। इस ट्रेंगल में जब हम देखते हैं कि OD बराबर क्या है, यानी ये ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें OD बराबर क्या होगा? ये इस भुजा का स्क्वायर माइनस इस भुजा का स्क्वायर। तो सीधे सीधे
हम लिख सकते हैं ये r का स्क्वायर माइनस यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या लिखी गई है, ये देखिए हमारा लॉन्ग कॉर्ड है। लॉन्ग कॉर्ड की जो लंबाई को कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मिडिल पॉइंट तक की जो दूरी हो गई वो कैपिटल C/2 के बराबर हो गई। तो ये हमारी T1D जो है ये किसके बराबर है, C/2, जहाँ पर C लॉन्ग कॉर्ड की लेंथ है। तो लॉन्ग कॉर्ड की लंबाई का आधा इसका होल स्क्वायर और r स्क्वायर यानी r इस भुजा का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। पाइथागोरस की प्रमेय है। तो इसके द्वारा हम ये वैल्यू यहाँ पर OD की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये OD ज्ञात कर लिया। पहले हम O से D तक की दूरी इस इक्वेशन के द्वारा ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं ये D से C तक का जो हमारा मिड ऑर्डिनेट है। मिड ऑर्डिनेट इसको O0 से रिप्रेजेंट करते हैं। मिड ऑर्डिनेट O0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये C से D तक की दूरी होती है, इसको CD लिख लिया। अब CD दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, OC माइनस OD। OC में से OD अगर हम घटा दें तो ये हमारी CD डिस्टेंस ज्ञात हो जाती है। तो ये CD के स्थान पर हम OC माइनस OD लिख लेते हैं। अब यहाँ से देखिए OC हमारा ये कर्व की जो रेडियस के बराबर हो गया, तो इसके स्थान पर हम OC के स्थान पर R रख लेते हैं और OD अभी हमने ऊपर निकाल लिया है। OD की वैल्यू ये वाली यहाँ पर लिख ली। तो इस तरह से ये हमारा O0 की वैल्यू आ गई जो कि इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही है। तो इस तरह से हम O0 की गणना यहाँ पर पहले कर लेते हैं। तो यानी और O0 का मतलब है मिड ऑर्डिनेट। तो ये मिड ऑर्डिनेट की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं OE1। O हमारा ये पॉइंट है मिडिल, ये सेंटर है सर्कल का। OE और E1 यानी इस E बिंदु से हम मिड ऑर्डिनेट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, या यूँ कहे कि कॉर्ड के पैरेलल एक लाइन खींच लेते हैं। ये ऑर्डिनेट को E1 बिंदु पर काटती है। ये E पॉइंट है, ये हमारा E1 बिंदु है। इसको जब ये E1 पर काट रही है तो हम ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया OE और E1। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं OE1 यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है OE1 ये किसके बराबर होगी, इस भुजा का स्क्वायर माइनस इस भुजा का स्क्वायर। ये भुजा का कितनी है, ये R है, तो R का स्क्वायर, और ये कितनी भुजा, ये हमारी x के बराबर होगी। देखिए x यहाँ से यहाँ तक है तो x यहाँ से यहाँ तक भी हो गया। तो ये R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हम OE1 भुजा निकाल सकते हैं। तो OE1 भुजा जो है इसी तरह से निकाली गई। OE1 भुजा बराबर √R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम R और x के पदों में OE1 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। OE1 के बाद फिर OD, ये OD को हम क्या लिख सकते हैं, OD बराबर यहाँ से देखें OC ये पूरा है। OC में से अगर हम इतना घटा दें, इसको क्या लिखा है O0 लिखा गया है, तो OC में से O0 घटा देंगे तो ये हमारा OD ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर OD को इस रूप में लिख लेते हैं, OD बराबर R माइनस O0। OC जो है हमारा ये R है और ये O0 है। OC में से O0 घटा देंगे तो O से D तक की दूरी ज्ञात हो जाएगी, यानी OD हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, OD बराबर R माइनस O0। अब इसके बाद हैंस ऑफसेट। अब हम ऑफसेट की लंबाई की गणना करते हैं। ये हमारा ऑफसेट है x दूरी पर। ऑफसेट हमारा EF है, तो इसको OX से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो OX बराबर EF, E से F तक की दूरी, और E से F तक की दूरी बराबर E1 से D तक की दूरी। ये दूरी दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम E1D लिख सकते हैं। अब E1D को फिर से ब्रेक करते हैं, E1 से D तक की दूरी को ब्रेक करते हैं। वो किस तरह से, O से लेकर के E1 तक की दूरी माइनस O से लेकर के D तक की दूरी। तो E1 में से OD घटा देंगे तो ये हमारा E1D या DE1 की दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो ये लिख लिया गया OE1 माइनस OD। अब OE1
OE1 हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो इसके स्थान पर OE1 की जगह तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और OD यहाँ पर हम निकाल चुके हैं R माइनस O0, तो OD के स्थान पर R माइनस O0 लिख लिया, और इसकी जगह अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई OX ज्ञात करने के लिए। क्योंकि देखें ध्यान से, R का मान हमको दिया हुआ है, R का मान यहाँ भी ज्ञात है, O0 हम ऊपर निकाल चुके हैं, O0 यहाँ इस इक्वेशन से हम ज्ञात कर चुके हैं, तो O0 ज्ञात हो गया है, ये भी नॉन हो गया, ये भी नॉन हो गया, ये भी नॉन हो गया। X वेरिएबल है, तो एक निश्चित X की हम पर्टिकुलर वैल्यू रखते चले जाएंगे। X का मान 1 मीटर, फिर X का मान 2 मीटर, X का मान 3 मीटर, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको OX जो है ये ऑर्डिनेट के डिफरेंट वैल्यूज़ हमको ज्ञात होती चली जाएंगी। तो हम कई ऑर्डिनेट की लंबाइयाँ ज्ञात कर लेंगे क्रमशः, D से 1 मीटर की दूरी पर, D से 2 मीटर की दूरी पर, D से 3 मीटर की दूरी पर अलग अलग ऑर्डिनेट आ जाएंगे, और उसी ऑर्डिनेट के हिसाब से हम वक्र के ऊपर बिंदु स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से ऑर्डिनेट ज्ञात करने का एक ये हमारा फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को देखिए, ये हमारा एक्यूरेट फार्मूला है, शुद्ध गणना होती है इससे, कहीं भी इसमें लगभग मान या अप्रोक्सीमेशन अभी नहीं किया गया है। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पद है, इसमें से आर स्क्वायर बाहर ले लीजिए कॉमन, तो ये आर आ जाएगा अंडर रूट के बाहर, और अंदर बचेगा यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट लगा करके पावर हाफ करके लिख लीजिए। पावर हाफ करके लिखने के बाद फिर इसको 1 प्लस एक्स की पावर n के एक एक्सपेंशन का फार्मूला होता है। आपको ध्यान होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का विस्तार जब किया जाता है, एक्सपेंशन किया जाता है, तो ये फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन होता है। तो 1 प्लस एन एक्स, ये केवल हमें को विस्तार इसका 2 ही पदों तक करना पड़ता है। तो पहला तो 1 हो गया, और इसमें चूंकि माइनस का चिन्ह है तो इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा। 1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब जो यहाँ पर संख्या है वो एक्स है, तो 1 प्लस एन क्या है, पावर है, तो पावर हमारी एन की जगह पर आ गई, तो ये 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो उसी फार्मूले से हमने इसका विस्तार कर दिया, बाकी प्लस एंड सो ऑन लिख लिया, यानी आगे उच्च घात के पद हैं, इनको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि छोटी संख्याओं के उच्च घात के पद निग्लिजिबल हो जाते हैं। इसमें संख्या में देखिए जरा, ये छोटी संख्या कैसे हो गई। त्रिज्या की तुलना में वक्र की त्रिज्या जो है बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी तुलना में एक्स का मान यहाँ 1-2 मीटर ही होता है। तो ये अनुपात हमारा बहुत सूक्ष्म संख्या होती है, एक से काफ़ी कम संख्या होती है, इसलिए इसकी उच्च घातें निग्लिजिबल हो जाती हैं। तो ये इसका एक्सपेंशन किया हमने, बाकी दूसरा पद हमने ज्यों का त्यों लिख लिया। अब इस एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, देखिए आर का इसमें 1 में जब गुणा करेंगे, और यहाँ पर माइनस का आर है, ये प्लस का आर और ये माइनस का आर, ये तो आपस में कट जा रहे हैं। जब ये आपस में कट गए दोनों, तो अब यहाँ से दूसरा पद ये O0 जो है हमारा, ये कैसा हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस O0 आ गया, और यहाँ पर ये दूसरा पद बचेगा माइनस का, माइनस 1/2, और ये आर से एक पावर कट जाएगी इस आर की, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2r बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से एक ये वैल्यू आ गई। इसमें चूंकि हमने उच्च घात के पद निगलेक्ट कर दिए हैं, इसका मतलब है यहाँ पर इस फार्मूले से जो OX की वैल्यू ज्ञात होगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, लगभग मान होगी। हालांकि लगभग मान में बहुत करीब होती है, फिर भी ये एक्यूरेट ना होकर के अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है। तो इस तरह से जब हम अप्रोक्सीमेट फार्मूला यूज करेंगे तब हम इस इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, इक्वेशन नंबर 3, और जब हम एक्यूरेट फार्मूला यूज करना चाहेंगे तब हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से ऑर्डिनेट ज्ञात करने के ये 2 सूत्र हैं, एक्यूरेट फार्मूला और अप्रोक्सीमेट फार्मूला। अप्रोक्सीमेट फार्मूला से ज्ञात की गई एक्चुअल में वैल्यू जो हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ हमको पता चल जाएगा कि इसका मान लगभग इसी के बराबर होता है, ज़्यादा
विशेष अंतर नहीं होता। दशमलव के कुछ अंकों के बाद कुछ डिफरेंस दिखाई देता है, तो हम इसको अपना सकते हैं। इसको अपनाने में कोई समस्या नहीं है। ज़्यादातर फील्ड में इसी फार्मूले का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो अब इसकी जो सेटिंग आउट कर्व, इस मेथड के द्वारा जो इसकी सेटिंग की जाती है, उसका देखिए आसान तरीका है। यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर एक हम परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं। जब ऑफसेट की लंबाई हमने ज्ञात कर ली, उसी लंब में से उतनी लंबाई का चाप काट लिया, तो वक्र का एक बिंदु स्थापित हो गया। अब इसी तरह से दूसरी x बराबर जो 2 मीटर हमने रखा, उस पर हमने जो ऑफसेट की गणना की है, उस पर एक बिंदु प्राप्त कर लिया। इस तरह से जितने भी हम बिंदु प्राप्त करना चाहें, x के भिन्न भिन्न मान दे करके ऑर्डिनेट की वैल्यू हम गणना कर लेते हैं, और ऑर्डिनेट पर लंब खींच करके उस पर जो है उतनी दूरी का पर एक बिंदु लगा करके वक्र का बिंदु स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह से वक्र पर हमको कई बिंदु मिल जाते हैं। फिर हम उन सभी बिंदुओं को आपस में मिला करके वक्र की केंद्र रेखा को स्थापित कर देते हैं। तो ये मेथड हो गया। इसके बाद दूसरा मेथड है इसी का। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में यहाँ इसमें T1 से जो है ऑफसेट की दूरी जो है x मान लेते हैं। वहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है, इसमें सेंटर से यहाँ तक की दूरी x मानी गई थी उसके, और जो दूसरा मेथड है उसमें क्या किया जाता है, T1 से इस ऑफसेट तक की जो दूरी है वो x ये मानी गई है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम T1 ऑर्डिनेट OX इज एज्यूम्ड इक्वल टू EF। अब इसमें क्या है देखिए, जब यहाँ ये तो हमारा ऑफसेट हो गया, इसके बाद E को हम सेंटर से मिला देते हैं। जब E को सेंटर से मिलाएंगे तो ये इस रेखा को, इन कॉर्ड को कैपिटल G बिंदु पर काटता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस, चूँकि यहाँ फिगर में देखिए कर्व हमने यहाँ बनाया हुआ है, छोटा सा कर्वेचर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन एक्चुअल केस में जो मैदान पर कर्व बनाए जाते हैं सड़कों में, उसमें इतना कर्वेचर नहीं होता, इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा होती है, ये कर्व लगभग फ्लैट होता है। और उस केस में ये दोनों रेखाएं यानी ये दोनों बिंदु बहुत पास पास हो जाते हैं। तो ये दोनों बहुत पास पास हो जाने की वजह से यानी ये दूरी इस दूरी के बराबर लिखी जा सकती है। वही एजम्पशन इसमें लिया गया है कि हम ऑफसेट को इस दूरी के बराबर ही मान लेते हैं। तो ये हमारा ऑफसेट हो गया। ऑफसेट हो जाने के बाद एक आप प्रमेय यहाँ पहले देख लें, हम आपको दिखा दें। ये एक सर्किल है, ये सर्किल का एक कॉर्ड है और दूसरी कॉर्ड ये है। तो एक अलग से रूल ये है कि जब दो कॉर्ड किसी सर्किल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, तो उनके जो पार्ट होते हैं यानी ये पार्ट गुणे ये पार्ट बराबर ये भाग गुणे ये भाग, यानी उनके पार्ट्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो है बराबर होता है। ये एक थ्योरम है। इसी थ्योरम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये G पॉइंट पर एक ये कॉर्ड और एक ये कॉर्ड, ये इसको हम आगे तक बढ़ा हुआ मान लेते हैं। इस सर्किल को अगर हम ऐसे एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पर, तो इस तरह से पूरी कॉर्ड ये हो गई, एक कॉर्ड ये हो गई। इसके दो पार्ट कौन कौन से हो रहे हैं, T1G और दूसरा T2G। एक तो ये दो पार्ट हो रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर देखो दर्शाया हुआ है, T1G मल्टीप्लाइड बाई T2G। इन दोनों का आपस में गुणा, ये बराबर किसके होगा, EG E से G तक की दूरी और E से G तक की दूरी तथा G से दूसरे वक्र के दूसरे बिंदु तक की दूरी, वो कितनी हो जाएगी। टोटल डायमीटर जो है रेडियस के पदों में कितना होता है, 2r होता है। तो 2r में से ये EG घटा दो तो हमारा दूसरा भाग ज्ञात हो जाता है। तो वही यहाँ पर लिख दिया गया है। ये तो एक भाग EG हो गया, EG इंटू 2r माइनस EG बराबर T1G इंटू T2G। तो इसी प्रमेय के द्वारा हम ये इक्वेशन बना लेते हैं। अब इसमें सिंस F एंड G आर टू क्लोज, ये चूँकि बहुत ज़्यादा पास में है, तो हम EG की जगह EF इस फार्मूले में फिर से लिख लेते हैं। यहाँ भी EG की जगह EF लिख लेंगे। अब EF लिखने के बाद इधर का पद हमने वही बना रहने दिया। यहाँ पर भी T1G की जगह पर T1F हो जाएगा और T2G की जगह T2, यानी जो कैपिटल G है उसकी जगह F प्रयोग कर लिया। अब इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया अंदर। EF ये हमारा किसके बराबर है, EF ये OX, इसको OX से रिप्रेजेंट किया है हमने इसको।
इसको ओ एक्स से रिप्रेजेंट किया है, तो जब ओ एक्स इसको, ये भी ओ एक्स हो गया, तो यहाँ ओ एक्स रख लिया, इसकी जगह ओ एक्स रख लिया, और इसमें ये T1F, अब जरा इसको देखें, T1 से लेके F तक की जो दूरी है ये हमने x मान रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस हमारी कैपिटल C है, कॉर्ड की लंबाई, और कैपिटल C में से x घटा दो तो C माइनस एक्स, तो इधर का मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारा x इंटू C माइनस एक्स। बस इसको इसके बाद सिंप्लीफाई किया, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2r इंटू ओ एक्स, और ये ओ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, बराबर, इसको ऐसे ही लिख लिया। इसमें ओ एक्स जो है हमारा, चूंकि ये रेडियस इसमें है, इस पद की तुलना में ओ एक्स का मान निग्लिजिबल हो, इसके स्क्वायर की वैल्यू जो है निग्लिजिबल हो जाती है, तो केवल यही पद बचेगा। जब ये पद केवल बचा तो ये हो गया 2r इंटू ओ एक्स बराबर x इंटू सी माइनस एक्स। यहीं से ओ एक्स बराबर हमने नोट कर लिया, ओ एक्स बराबर हो गया x इंटू सी माइनस एक्स बटे 2r यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा ओ एक्स ज्ञात करने का एक अप्रोक्सीमेट फार्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। तो ये दूसरा मेथड है, ये दूसरा फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा भी हम ऑफसेट की गणना कर लेते हैं, और इसमें बस अंतर यही है कि इसमें x जो है ये T1 से माना गया है, और ऊपर वाले फार्मूले में जो x है ये मिड ऑर्डिनेट, यानी ये जो हमारा कॉर्ड है, कॉर्ड के मिडिल पॉइंट से x दूरी मानी गई है। तो इस मेथड में यही दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखने की है। ये दो तरह के फार्मूले प्राप्त हुए, दोनों में x की वैल्यू अलग अलग बिंदुओं से नापी गई है। तो इस मेथड के बाद अब हम टेकअप करते हैं दूसरा मेथड, बाय ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, टेंजेंट से ऑफसेट डाल करके। तो ऑफसेट जो है टेंजेंट से जो डाले जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, बाय परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट, एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट होते हैं। अब हम ये सीधा फिगर देखते हैं, ये हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व का ये प्रारंभिक बिंदु, इनिशियल पॉइंट हमारा T1 है। तो T1 पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा, T1 से I तक जो टेंजेंट खींचते हैं, इसी रेखा पर, इसी टेंजेंट पर हम कोई बिंदु एक C मान लेते हैं जो कि x दूरी पर है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि ये x दूरी पर कोई बिंदु है C। फिर C से परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, टेंजेंट की लंब रेखा खींच देते हैं। टेंजेंट पर लंब रेखा, यानी ये रेखा जो है ऑफसेट हमारा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, और ये तब तक खींचा जाता है जब तक वक्र का बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा ये एक ऑफसेट हो गया, जिसको कि ओ एक्स के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब देखिए ये हमारी दूरी ओ एक्स हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स हो गया। इस बिंदु को हम फिर इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, तो ये जो रेडियस है इसको मिलाकर के ई बिंदु पर मिल रहा है। अब यहाँ से देखिए ये x है तो ये भी x हो गया, और ये दूरी जो है ओ एक्स है तो ये यहाँ से यहाँ तक भी ओ एक्स हो गई। अब हम ये एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ओ ई डी। इसमें जो है कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ओ ई डी। जब इस ट्रायंगल को कंसीडर किया तो पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी, ओ ई का होल स्क्वायर बराबर ओ डी का होल स्क्वायर माइनस ई डी का होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से हम ओ ई का स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं। अब ओ डी का स्क्वायर ये तो आर स्क्वायर हो गया, और ई डी का स्क्वायर, ई डी ये हमारी एक्स के बराबर है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ओ ई का होल स्क्वायर। ओ ई बराबर इसमें अंडर रूट लगा दिया तो ये अंडर रूट में आ गया मान। अब यहाँ से देखिए ओ एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये ओ एक्स, तो ओ एक्स ये है तो ये भी ओ एक्स हुआ यहाँ से। तो इस ओ एक्स की वैल्यू जो है किसके बराबर है, सी डी, यहाँ पर ये सी डी के बराबर है, और ये T1 ई के बराबर है, सी डी बराबर T1 ई। तो ओ एक्स की वैल्यू T1 ई के बराबर हो गई। अब T1 ई को क्या लिखा जा सकता है, ओ T1 माइनस ओ ई, ओ T1 में से ओ ई घटा दें तो T1 ई की दूरी ज्ञात हो जाती है। तो
तो इसको यही लिख लिया OT1 माइनस OE। अब OT1 हमारा रेडियस के बराबर है, हमने रेडियस नोट कर दिया OT1 के स्थान पर, और OE यानी O से E तक की दूरी ये कितनी है, O से E तक की दूरी अभी ऊपर आप निकाल चुके हैं। देखिए OE की वैल्यू √r² माइनस x², तो OE का मान जो है ये √r² माइनस x² रख दिया। यही हमारा OX जो है ऑर्डिनेट है, ऑफसेट है, इसकी वैल्यू OX ये ज्ञात हो गई इस फार्मूले से, r माइनस √r² माइनस x²। ये हमारा एक्यूरेट फार्मूला है इस ऑफसेट की गणना करने के लिए। अब अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट फार्मूला ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर इसका एक्सपेंशन कर देंगे, जैसे अभी पीछे किया था एक्सपेंशन। तो r माइनस यहाँ से r बाहर निकाल लें तो एक r रह जाएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 माइनस x² अपॉन r² की पावर 1/2। फिर इसको एक्सपेंड कर दीजिए 1 माइनस nx लिख करके, n का मतलब पावर यहाँ ले आइए 1/2 और x की जगह ये रख लीजिए, तो 1 माइनस 1/2 इंटू x²/r² प्लस एंड सो ऑन। बाकी केवल 2 ही पद लिखिए, बाकी पदों का एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं होती। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये r से r कट जाता है, r का 1 में जब गुणा करेंगे तो ये प्लस और माइनस का हो गया। बाकी दूसरा पद क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, r का गुणा करेंगे तो एक पावर यहाँ से कट गई, x² अपॉन 2r, यानी ये हमारा x² अपॉन 2r बचता है। तो ये ऑफसेट की जो वैल्यू x² अपॉन 2r से जो निकाली जाती है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ये फार्मूला हमारा अप्रोक्सीमेट फार्मूला है, इससे लगभग मान ज्ञात होता है। और अगर हम 100% एक्यूरेट वैल्यू गणना करना चाहते हैं तब हमको इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर ऑफसेट जो हैं इनके द्वारा हम ऑफसेट की गणना कर लेते हैं। अब देखिए इसकी सेटिंग आउट कैसे की जाएगी। हम यहाँ से x के भिन्न भिन्न मान रखते हुए इन्हीं फार्मूलों में x का मान 1 मीटर, फिर x का मान 2 मीटर, x का मान 3 मीटर, x का मान 4 मीटर एंड सो ऑन, डिफरेंट वैल्यू x को देते हुए हम OX के डिफरेंट मान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक ऑफसेट यहाँ ज्ञात हो गया, एक बिंदु यहाँ वक्र पर लगा दिया उतनी दूरी पर, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ऐसे कई बिंदु जो है हम वक्र पर स्थापित कर लेते हैं और फिर वो जो बिंदु होते हैं उनको आपस में स्मूथ कर्व के द्वारा मिला दिया जाता है, वही हमारी वक्र की सेंटर लाइन हो जाती है। तो इस तरह से ये कर्व सेट आउट करने का सेटिंग आउट जो है इसी मेथड से की जाती है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, दूसरा भाग, बाय रेडियल ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट। एक तो परपेंडिकुलर ऑफसेट थे और ये दूसरे होते हैं रेडियल ऑफसेट। इसमें उसमें फ़र्क देखिए, ये हमारा कर्व है, ये हमारा प्रारंभिक इनिशियल टेंजेंट पॉइंट है, PC है। तो इस T1 पर एक टेंजेंट खींची गई I की ओर, तो ये हमारा टेंजेंट है। इसी टेंजेंट पर x दूरी पर एक हमने बिंदु ले लिया C, जैसे कि ऊपर लिया था। अब इस C बिंदु से हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर ऑफसेट नहीं डालते, इस C बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी केंद्र की ओर रेखा खींचते हैं, सेंटर ऑफ द कर्व की तरफ को, यानी रेडियस की डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ तक लाइन डालते हैं। तो ये वक्र को जिस बिंदु पर मिलती है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारा जो है ऑफसेट कहलाता है। तो ये रेडियल ऑफसेट हो गया, यानी जिस बिंदु से भी डालेंगे इसी की ओर मिलाते हुए डालेंगे, ये रेडियस की डायरेक्शन में, तो ये रेडियल ऑफसेट हो गया। अब ये दूरी हमारी OX हो गई। अब ध्यान दें, ये OX है, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस R के बराबर है, ये भी रेडियस R के बराबर है। हम एक ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं सीधे सीधे। जब ये ट्रायंगल हमने कंसीडर किया तो इस भुजा का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो यही यहाँ पर देख लीजिए, हम लिख सकते हैं OC का स्क्वायर बराबर OT1 का स्क्वायर प्लस T1C का होल स्क्वायर। OC की जगह लिख लीजिए OC की जगह लिख लीजिए रेडियस R यहाँ तक और ये OX, तो R प्लस OX ये दूरी हो गई, R प्लस OX का होल स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर, ये R² हो गया, इस भुजा का स्क्वायर ये X हो गया, ये X का स्क्वायर आ गया। अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, तो R प्लस OX बराबर अंडर रूट इतना हो गया। अब OX बराबर R को इधर माइनस में ले आइए,
ये हमारा OX बराबर की वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गई। इस तरह से ये हमको एक एक्यूरेट फार्मूला मिला। अब इसका अगर हम अप्रोक्सीमेट फार्मूला बनाना चाहेंगे तब इस पद का हम फिर एक्सपेंशन कर देंगे वही सीरीज की तरह से। अब यहाँ पर देख लिए, इसका एक्सपेंशन करने के लिए r बाहर निकाला हमने, 1 + x² r² पावर हाफ लिख लिया। फिर इसका एक्सपेंशन किया 1 + nx प्लस एंड सो ऑन। तो n में पावर लिख दिया n के स्थान पर 1/2 और ये x की जगह पर ये पद लिख दिया। तो 1 + nx प्लस एंड सो ऑन, ये एक्सपेंशन हो गया -r। जब इसको हमने सॉल्व किया तो r से r कट गया और ये बच गया x² r, एक कट गया तो x² 2r ही आ गया। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट फार्मूला है इसमें भी वही आ गया जो कि पीछे वाले केस में था, यानी दोनों में के अप्रोक्सीमेट फार्मूला एक ही है, एक्यूरेट फार्मूला अलग अलग है। तो ये अगर रेडियल ऑफसेट पूछा जाता है तब हम इस फार्मूले से गणना करेंगे, और परपेंडिकुलर ऑफसेट पूछे जाते हैं उसके लिए इन दो सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो ये है परपेंडिकुलर ऑफसेट और रेडियल ऑफसेट के द्वारा जो है वक्र की निशानबंदी की प्रक्रिया। इसके बाद तीसरा मेथड एक और है, अलग मेथड अभी दो है, तीसरा भी है, एक चौथा भी है। आज इस वीडियो में हम केवल तीसरा मेथड ही डिस्कस करते हैं। चौथा मेथड जो है थोड़ा लेंदी है, इसलिए उसको सेपरेट वीडियो में, इसके अगले वीडियो में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो देखिए तीसरा मेथड। तीसरे मेथड में जैसे ये वक्र है हमारा T1 T2, ये वक्र बना हुआ है, ये हमारा लॉन्ग कॉर्ड है, ये लॉन्ग कॉर्ड का मिडिल पॉइंट है। मिड ऑर्डिनेट के ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, आपको याद होगा मिड ऑर्डिनेट ज्ञात करने का फार्मूला r × 1 - cos δ/2। तो ये मिड ऑर्डिनेट की गणना के लिए फार्मूला हम पहले से ड्राइव कर चुके हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला है r × 1 - cos δ/2। तो यहाँ करते क्या है कि T1 T2 हमको तो पहले से पता हो जाते हैं बिंदु, इनको मिलाने वाली ये लॉन्ग कॉर्ड है, इसका मिडिल पॉइंट हम सर्च कर लेते हैं। मिडिल पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करते हैं, फिर इस परपेंडिकुलर में से हम मिड ऑर्डिनेट के बराबर दूरी पर एक बिंदु लगा लेते हैं। ये एक बिंदु हमको वक्र पर ये मिल जाता है। तो इस तरह से इस वक्र का एक बिंदु इस तरह से हमने प्राप्त कर लिया। फिर क्या करते हैं, T1 को इस C बिंदु से मिला देते हैं और T2 को फिर इस C बिंदु से मिला देते हैं। तो अब देखिए एक T1C ये भी हमारा कॉर्ड है, ये यहाँ से यहाँ तक एक कॉर्ड है, जीवा है। जब ये जीवा है तो हम इस जीवा का मिडिल पॉइंट यहाँ पर निकाल लेते हैं। जब इस जीवा का मिडिल पॉइंट निकाला, इस मिडिल पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर देते हैं और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करके फिर इस बिंदु पर हम मिड ऑर्डिनेट की गणना इस फार्मूले से करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें r × 1 - cos δ/4, यानी ये कॉर्ड सेंटर पर जो कोण बनाती है उसके अकॉर्डिंग इसमें δ/2 आता है, इसमें फार्मूले में ये δ/2, और जो ये जीवा होगी ये इसके द्वारा जो कोण बना हुआ है पूरी जीवा के द्वारा, वो इस जीवा के द्वारा बना हुआ कोण इसका हाफ होगा। तो हाफ का मतलब वही δ/4 हो जाता है। तो कोण को आधा कर दीजिए तो ये ऑर्डिनेट ज्ञात हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों ऑर्डिनेट ज्ञात हो गए। इसका हमने मिडिल पॉइंट ढूंढा, इस पर लंब खींचा और लंब खींच करके जो ये इस फार्मूले से जो गणना करके मिड ऑर्डिनेट आया उतनी दूरी पर एक बिंदु लगा लिया काट करके। तो ये हमारा एक बिंदु G प्राप्त हो गया जो कि वक्र पर स्थित है। इसी तरह से इस जीवा के मध्य बिंदु पर उतनी दूरी पर एक बिंदु लगा लिया H, एक ये बिंदु हो गया। इस तरह से वक्र पर हमने ये 3 बिंदु स्थापित कर लिए। अगर हमको और बिंदुओं की आवश्यकता महसूस हो रही है कि अभी हम वक्र को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, कम बिंदु हैं, तब फिर हम T1 को G से मिला देते हैं, G को C से मिला देते हैं। तो ये भी हमारा ऑर्डिनेट हो गया, ये भी ऑर्डिनेट हो गया। इसका भी मिडिल पॉइंट ज्ञात करें और मिडिल पॉइंट ज्ञात करके यहाँ पर जो मिड ऑर्डिनेट की गणना होगी उसमें एंगल हमारा कितना हो जाएगा, δ/8 हो जाएगा। तो δ/8 का प्रयोग करके हम मिड ऑर्डिनेट निकाल लेंगे और यहाँ से उतनी दूरी पर एक बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो ये वक्र का एक बिंदु यहाँ भी मिल जाएगा, इसी तरह से बिंदु यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ भी मिल जाएगा और
यहाँ भी। इस तरह से 4 बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहलाता है, इसीलिए चूंकि इसमें कॉर्ड का बार बार सक्सेसिव बाइसेक्शन डिवीजन किया जा रहा है, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क, जीवाओं के क्रमिक समद्विभाजन द्वारा, या इसी को वर्स्ट साइन मेथड भी नाम दिया जाता है। तो इस तरह से हम वक्र को इस मेथड के द्वारा स्थापित कर लेते हैं। तो ये हमारे 3 मेथड पूरे हो गए, और इन तीनों मेथड में के बाद चौथा, उसको विस्तार से अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।